दिल्ली में हुई उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की बैठक। लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर बनी रणनीति। हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने का रखा गया लक्ष्य। राज्यपाल ने अनुपूरक बजट के बिल को दी मंजूरी। क्षैतिज आरक्षण और धर्मांतरण के विधेयक पर नजर। 3164 करोड़ का पूंजीगत खर्च के लिए मंजूर। रुद्रप्रयाग पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। जिले में दी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात। 6 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। अंकिता हत्याकांड के 2 आरोपियों ने दी नार्को टेस्ट के लिए सहमति। एक ने मांगा 10 दिन का समय। 22 दिसंबर को होगा फैसला। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून की बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली में हुई उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की अहम बैठक। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बैठक में बनाई गई। तो बूथ मैनेजमेंट पर पार्टी का फोकस है। हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे, दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की अहम बैठक हुई है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में यह महत्वपूर्ण बैठक रखी गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर बैठक में रणनीति बनाई गई, यानी कि चुनावी होमवर्क में अब बीजेपी जुड़ गई है। बूथ मैनेजमेंट पर पार्टी का फोकस है। हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले ये हर वर्ष के साथ लोकसभा से पहले ये हर वर्ष जब पार्लियामेंट शुरू होता है तो हमारी बैठकें होती हैं। हमारे राज्य के अनेक विषय होते हैं जिन विषयों को पार्लियामेंट के अंदर उठाया जाए। उस विषय को लेकर कार्यसमितियों के सुझाव उस विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ G20 में 2 स्थान हमको उत्तराखंड में मिले हैं, ऋषिकेश और मुनिकेश। वो कार्यक्रम भव्यता का स्वरूप ले, उस दृष्टि से हमारे सांसद गणों के प्रवास, हमारे विधायक गणों के सारा विषय पर चर्चा हुई है। इसके साथ साथ बूथ प्रबंधन, क्योंकि आगामी दिनों हमारे यहाँ नगर पालिका निगम चुनाव होने हैं और जो बूथ हम कभी जीतते हैं कभी हारते हैं, ऐसे बूथों को स्थायी रूप से जीत में बदला जाए, उस दृष्टिकोण से भी हमने सभी सांसदों का प्रवास तय किया है। और आगामी 2024, क्योंकि अब सबसे जुड़ा हुआ विषय है, 2024 के कार्यक्रम की दृष्टि से भी हमारे जो बड़े कार्यक्रम होते हैं लोकसभा के अंदर है, कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी बैठकें हैं, इन सब विषयों पर आज चर्चा हुई। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को सुन रहे थे। आप बता रहे थे कि किन विषयों पर चर्चा हुई है। सबसे महत्वपूर्ण 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा की गई है। तो दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। चिंतन मंथन किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस बैठक में मौजूद रहे। लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बैठक में बनाई गई। बूथ मैनेजमेंट पर लगातार हम देख रहे हैं पार्टी का फोकस है। कोशिश यही है कि हर बूथ पर 51% वोट हासिल हो सके। तो 2024 की रणनीति बनाने में बीजेपी जुट गई है। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक में मौजूद रहे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। साथ ही आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर भी चिंतन मंथन किया गया। बूथ मैनेजमेंट पर पार्टी का फोकस है। हर बूथ पर 51% वोट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।
देहरादून से बड़ी खबर बता रहे दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी सांसदों की अहम बैठक हुई। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की अध्यक्षता में बैठक हुई है। जिस तरीके से 2024 में लोकसभा चुनाव है उसको लेकर रणनीति बनाई गई। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई बीजेपी सांसदों की, कौन कौन से वो विषय रहे जिन पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हम सुन रहे थे, बता रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई है। लगातार अपनी चुनावी रणनीति को लगातार बनाती रहती है और ऐसे में निश्चित तौर पर जब प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून के दौरे पर भी आए थे तो उन्होंने पार्टी के जो पदाधिकारी उनके साथ बैठक की थी 2 दिन तक और लगातार जो है इस बात को लेकर मंथन किया गया था कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको लेकर पार्टी किस तरह से रणनीति बनाएगी, क्या कुछ काम जो है पार्टी की तरफ से किए गए हैं। क्योंकि हाल ही में अगर हम बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक दिल्ली में हुई थी, उसमें कई कार्यक्रम पार्टी को मिले थे और ऐसे में कह सकते हैं कि उन कार्यक्रमों को अब प्रदेश स्तर पर किस तरीके से काम करना है उन तमाम पहलुओं पर जो चर्चा और मंथन हुआ था। और यही वजह है कि कल सभी सांसदों के साथ जो बैठक हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं कि जो निकाय चुनाव है उसको लेकर के रणनीति तैयार की गई है। 2023 में निकाय चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 में जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर किस तरीके से पार्टी जो है बूथ मैनेजमेंट पर काम करेगी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सक्रिय तौर पर जो तमाम लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें ये चिन्हित किया गया कि 100 ऐसे बूथों को चिन्हित किया जाएगा जिससे पार्टी काफी कमजोर थी। अगर हम बात करें उस बूथ कमजोर बूथों पर जो है पार्टी का फोकस रहेगा, किस तरीके से वहाँ पर काम किया जा सके, किस तरीके से पार्टी का संगठन को वहाँ पर मजबूत किया जा सके। और ये जो एक रणनीति तैयार की गई है 51% यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी का हमेशा से ये लक्ष्य रहा है कि अपना बूथ सबसे मजबूत का नारा बीजेपी ने लगातार दिया है और ऐसे कोशिश है कि जितने भी बूथ हैं उस बूथ पर कहीं ना कहीं अगर 51% से अधिक वोट हासिल किया जाता है तो कहीं ना कहीं चुनाव एक तरीके से आसानी से जीता जा सकता है। तो इसी रणनीति के तहत जो है काम किया जा रहा है और ये वजह है कि बीजेपी ने बूथ मैनेजमेंट को लेकर के तमाम जो रणनीति तैयार की गई है, बकायदा उसके लिए एक प्रभारी की नियुक्ति भी की गई है जो तमाम ऐसे बूथों पर नजर रखेंगे जहां पर पार्टी काफी कमजोर थी। 2022 के चुनाव में देखा गया था कि जो सीटें हारी है पार्टी ने, उन सीटों में किस तरीके से पार्टी की परफॉर्मेंस बूथों पर थी, उसे किस तरीके से मजबूत किया जा सके। जो लोकसभा पिछला लोकसभा चुनाव था, किन किन बूथों पर पार्टी वहाँ पर कमजोर थी, उनका एक तरीके से फीडबैक लिया जा रहा है। और ये वजह है कि हर लोकसभा क्षेत्र में चिन्हित किया गया है कि तकरीबन 100 ऐसी सीटें जो बूथ हैं उसको एक तरीके से मजबूत करने की कोशिश की जाएगी जहाँ पर पार्टी कमजोर परफॉर्मेंस थी और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं ये तमाम तैयारियां जो है जोरों पर हैं। और ऐसे में कह सकते हैं कि पार्टी की तरफ से तमाम रणनीति लगातार बन रही है। 24 का जो चुनाव है उसको लेकर के अभी से पार्टी संगठन की तरफ से तैयारियां में जुट चुके हैं और तमाम जो रणनीति है उसको बनाया जा रहा है। और अगर बात करें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की कंधों पर जिम्मेदारी भी है क्योंकि अभी वो प्रदेश अध्यक्ष बने, उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं जीत दिलाना उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए बिल्कुल कह सकते हैं कि एक चुनौती भी है कि एक बड़ा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है प्रदेश के तौर पर, जहां उनके पास 2024 का लोकसभा चुनाव है कि वो चुनाव जिताना है, लेकिन उससे पहले अपने परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए 23 में जो नगर निकाय एक तरीके से है क्योंकि हमने देखा कि पार्टी 2023 में जो नगर निगम के चुनाव है उसमें एक तरीके से अच्छी पकड़ बना सके। क्योंकि अभी की अगर हम बात करें तो 8 नगर निगमों से 2 कांग्रेस के पास है, बाकी 6 में जो है बीजेपी की पकड़ है। और ऐसे में कोशिश रहेगी बीजेपी की आने वाले समय में जो निकाय चुनाव है उसमें सभी नगर निगमों में जो है अपनी मजबूत पकड़ बनाई जा सके, अपना बोर्ड का गठन हो, पंचायतों के चुनाव होने हैं, जिला पंचायत स्तर पर जो है तमाम जिला पंचायत अध्यक्ष है उसमें इस तरह से अपनी रणनीति तैयार की जा सके कि उसमें अपनी पार्टी कैसे परफॉर्म कर सकती है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के कोशिश चल रही है। और ये वजह है कि 2024 के चुनाव से पहले 2023 में निकाय चुनाव हो रहे हैं तो पार्टी के लिए सेमीफाइनल भी है और इसमें कह सकते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस चेक करने का भी जरिया है कि किस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस चेक की जा सकती है कि 2023 में जो निकाय चुनाव है अगर उसमें इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस देती है तो सही बात है कहीं ना कहीं 24 के लिए जो राह है वो काफी आसान होती नजर आएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को हम सुन रहे थे, वो ये भी कह रहे थे कि G20 के 2 कार्यक्रम राजधानी देहरादून में होने वाले हैं, उसको लेकर भी चर्चा की गई है। देखिए ये भी गौरव की बात है कि जिस तरीके से भारत को मेजबानी मिली है G20 सम्मेलन की, ऐसे में निश्चित तौर पर देहरादून के ऋषिकेश से अगर हम खास कर बात करें तो वहाँ पर 2 कार्यक्रम आयोजित होंगे। ये गौरव की बात है और इसी को लेकर के पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है कि आम सहभागिता किस तरीके से हो, इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। आम लोगों का किस तरीके से वहाँ पर इस तरीके से कह सकते हैं कि आवागमन हो, क्योंकि ऋषिकेश एक छोटा शहर है जिसको योग कैपिटल के नाम से जाना जाता है और ऐसे में इस तरह के बड़े आयोजन अगर G20 जैसे सम्मेलन वहाँ पर 2 कार्यक्रम होते हैं, इस
स्वाभाविक बात है कि जिसके स्तर पर जो है इसकी एक अलग पहचान बनती हुई दिखाई देगी। जो कैप्टन के नाम से कहने को ऋषिकेश जो है देश विदेशों में मशहूर है, लेकिन कह सकते हैं कि इस तरह के आयोजन में जहाँ 20 देशों के कहीं न कहीं जो प्रतिनिधि हैं या फिर तमाम जो ऐसे दूतावास के जो लोग हैं या फिर तमाम ऐसे प्रतिनिधि जो कहीं न कहीं सम्मेलन में भाग लेंगे, अगर वो आते हैं तो सही बात है कहीं न कहीं गौरव की बात भी है उत्तराखंड के लिए कि इस तरह का आयोजन जो है देश में पहली बार हो रहा है। और ऐसे में उस आयोजन की कहीं न कहीं शिक्षा जो है वो उत्तराखंड जैसे राज्य को भी मिला है, तो सही बात है कहीं न कहीं गौरव की बात है। और इसी को लेकर कहीं न कहीं पार्टी स्तर पर भी तैयारी चल रही है, सरकार स्तर पर भी जो है तैयारी चल रही है और इसी को लेकर कहीं न कहीं कल जो बैठक हुई थी उस पर भी जो है चर्चा की गई है। अंकिता भंडवारी हत्याकांड मामले के 3 आरोपियों में से 2 ने नार्को टेस्ट कराने के लिए सहमति दे दी है, जबकि तीसरे आरोपी ने अदालत से इसके लिए 10 दिन का समय मांगा है। तीनों आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट एक साथ होना है, इसलिए अदालत ने सुनवाई की अगली तारीख 22 दिसंबर तय की है। बता दी कि एसआईटी ने आरोपियों का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए बीते शुक्रवार को कोटद्वार में न्यायिक मजिस्ट्रेट भावना पांडे की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र पर अदालत ने पौड़ी जेल अधीक्षक के जरिए तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ और अंकित को नोटिस दिए थे। अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय कोटद्वार पे प्रार्थना पत्र दिया गया है कि जिससे कि अभियुक्तों का नार्को टेस्ट हो सके, तो उस पे माननीय न्यायालय द्वारा 22 दिसंबर को तिथि नियत की गई है। उस 22 तारीख को सुनवाई होगी कि अभियुक्तों का नार्को टेस्ट किया जाए या न किया जाए। तो 22 तारीख उस पे दिसंबर को कोटद्वार में सुनवाई होगी और तब तय होगा कि अभियुक्तों का नार्को टेस्ट होगा या। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना का प्रथम मासिक ऑनलाइन लकी ड्रॉ निकाला, जिसमें 1500 विजेताओं की ऑनलाइन लकी ड्रॉ के माध्यम से सूची तैयार की गई। उत्तराखंड के रिंग रोड स्थित राज्यकर विभाग के मीटिंग रूम में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि बिल लाओ इनाम पाओ योजना का प्रथम मासिक ऑनलाइन लकी ड्रॉ निकाला गया है। 1500 विजेताओं की ऑनलाइन लकी ड्रॉ के माध्यम से सूची तैयार की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक किया जा सके। इसी उद्देश्य के साथ बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई जा रही है। इस योजना के पहले लकी ड्रॉ की घोषणा की गई है। हमारे द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, बिल लाओ इनाम पाओ। इसका मुख्य मकसद क्या है कि जो हमारे जीएसटी है वो कैसे बढ़े, राजस्व सरकार का कैसे बढ़े, उसको लेके हम लोगों ने ये स्कीम यहाँ पे लाई है उत्तराखंड में। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, देश भर में पहला राज्य है जहाँ पे इस प्रकार की स्कीम जो मेगा लकी ड्रॉ है उसको हम लोग लेके आए हैं। हर महीने 1500 लोगों को इस प्रकार के इनाम देंगे। ये स्कीम है, ये बड़ी पारदर्शी तरीके से, यानी कि आप जानते हैं कि पहले लॉटरी सिस्टम दूसरे टाइप का था, इस बार लॉटरी सिस्टम सीधा ऑनलाइन करके किसी को कोई शिकायत न रहे, पारदर्शी तरीके से किया है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून के सचिवालय स्थित आपदा प्रबंधन विभाग में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और मौसम विज्ञान केंद्र के बीच एमओयू साइन किया गया। आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि उत्तराखंड का एक आपदा प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से वेदर मॉनिटरिंग का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो वहीं राज्य सरकार के पास तकनीकी इनपुट की कमी होती है, जबकि आईएमडी के पास कई बार रिसोर्सेज की कमी होती है, जिसके चलते मौसम और आपदा की सटीक जानकारी कई बार उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों विभागों के संयुक्त प्रयास से आपदा प्रबंधन बेहतर तरीके से काम कर सकेगा। जैसा कि हमने बताया, एमओयू एक पार्टनरशिप है आईएमडी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट के पास टेक्निकल इनपुट की एक कमी रहती है और आईएमडी के पास अक्सर कभी कभार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज कम रहते हैं, धनराशि उनका जो बजट इतना होना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि जनता को तत्काल अच्छी सूचना, प्रिसाइज सूचना, स्थान स्पेसिफिक सूचना मिल सके। आईएमडी को पूरे देश को देखना है। हम स्टेट गवर्नमेंट के अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बजट व्यवस्था कर सकते हैं, हमें जितना चाहिए वो हम करने के लिए तैयार हैं। तकनीकी सहयोग न रहने के कारण हम कर नहीं पाते हैं। आईएमडी की जो अपनी कमियां हैं उसको स्टेट गवर्नमेंट पूरा करने के लिए तैयार है और हमें जो रिक्वायरमेंट है हमारी उसके अनुसार आईएमडी काम करे यहाँ पे, और इसी के लिए हमने ये एमओयू किया है। लार्जर स्केल सिस्टम है, उसमें बहुत अच्छा प्रिडिक्शन है, वेल इन टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और स्टेट गवर्नमेंट से तरफ से पूरी तैयारी उसको करके कम से कम उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है।
लेकिन जो स्मॉल स्केल पे हो रहा है कि जैसे क्लाउड बस्ट एक है, लोकलाइज उसमें हो गया है, एक 3-4 किलोमीटर का एरिया को उसने अफेक्ट किया और बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं हुई है। उसमें भी अब देखिए जैसे सूचना तैयार हो गई, हमारे को मिल रहा है कि हमारे पास रडार सिस्टम है, हमारे पास ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है, उसमें हमको दिख रहा है कि रेनफॉल इस रेंज में आ गया है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है दिक्कत बढ़ने वाली है, तो हमने मान लो ऑरेंज अलर्ट है या वो चीज जो है वो दे दी है। वहाँ जो लोकेशन में लोग रह रहे हैं उनको सूचना फिर भी नहीं मिल रही है। जो कैप है उसको किया गया, तो कैप में ये था कि भाई जहाँ जो भी एरिया आपने बताया है स्पेसिफिक, तो उसमें जो भी आपके मोबाइल उस पर एक मैसेज चला जाएगा। लेकिन जब वहां जो जाता है तो वहां पे भी ट्रैफिक जाम हो रहा है। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव के दौरान उपजे मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवाद ने एक बार फिर सूबे की सियासत को हवा दे दी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि यदि मैंने किसी के सामने ये बयान दिया है तो वे अखबार में प्रकाशित मेरा बयान दिखाएं। यदि मैंने ऐसा बयान दिया होगा तो मैं राज्य की जनता से माफी मांगूंगा और हमेशा के लिए राजनीति छोड़ दूंगा। साथ ही 5 लाख रुपए इनाम देने की बात कही है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि हरीश रावत को इनाम देना है तो वो अपने नेता अखिल अहमद को देना चाहिए, जिसने ये बयान दिया था। अखिल अहमद, जिस दिन अखिल अहमद ने बयान सार्वजनिक रूप से दिया था कि हमारी बात हुई है, मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में उन्होंने बयान दिया था, तो उस दिन हरीश रावत जी को देखना चाहिए था। अब हरीश रावत जी इस प्रकार की बातें करते रहते हैं। हरीश रावत जी किस प्रकार से उनकी पार्टी के अंदर उनकी साख स्थापित रहे, इस चीज को लेकर के ये चीजें करते रहते हैं। अब हरीश रावत जी को तो उत्तराखंड की जनता ने जवाब दे दिया है। उनकी इन टिप्पणियों को उत्तराखंड के लोग कितना सीरियसली लेते हैं, सोशल मीडिया में बने रहने के लिए करते रहते हैं। हरीश रावत जी भली भांति जानते हैं किस व्यक्ति ने क्या बात बोली है, पार्टी ने क्यों पद मुक्त किया था उस व्यक्ति को। हरीश रावत जी क्वेश्चन भी खुद हैं और आंसर भी खुद हैं और खुद अपनी पार्टी में क्वेश्चन मार्क है। प्रदेश में लगातार महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं पर हो रहे अपराधों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सजग दिखाई दे रहा है। मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई करने के लिए पौड़ी जिले के एसएसपी श्वेता चौबे कोटद्वार कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने महिला हेल्प डेस्क भवन का उद्घाटन किया, जिससे महिलाओं पर हो रहे अपराधों और समस्याओं को सुना जा सके और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जा सके। महिला हेल्प डेस्क था, वो पहले से ही थाने में ऑपरेशनल था, पर चूंकि काफ़ी संख्या में महिलाएं अपनी समस्या लेकर थाने में आ रही थी, तो एक थाना परिसर में ही हमने सेपरेट कक्ष जो है उसका निर्माण किया है। उसका आज इनॉग्रेशन किया, ये ऑपरेशनल हो जाएगा। और चूंकि एमएचए के भी गाइडलाइंस है कि प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क ज़रूर रहे, जिसमें एक महिला दरोगा व 4 महिला कांस्टेबल जो हैं वो तैनात रहें, महिलाओं की समस्याओं को सुने, उसका निस्तारण करें। तो उस ओर ये प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे। लक्सर के खंड विकास कार्यालय परिसर में जिला समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग शिविर का आयोजन किया, जिसमें दिव्यांगजनों की समस्याओं के निस्तारण के लिए कई अधिकारियों को काउंटर बनाकर तैनात किया गया, जिन्होंने दिव्यांगों की शिकायतों पर सुनवाई की। बता दें कि इस दिव्यांग शिविर कार्यक्रम में विधायक मोहम्मद शहजाद भी शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने इसका शुभारंभ करते हुए क्षेत्र के जिला अधिकारी और समाज कल्याण विभाग के इस प्रयास की सराहना की। वहीं खंड विकास अधिकारी पवन सैनी ने बताया कि शिविर में दिव्यांगों से जुड़ी पेंशन समस्याओं और उनके प्रमाण पत्र पर निस्तारण के प्रयास किए जा रहे हैं। विधायक जी के निर्देशन में आज जो है विकलांग शिविर समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाया गया है। इसमें समाज कल्याण द्वारा संचालित जितनी भी पेंशन है सभी के आज प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं, प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं। विकलांग प्रमाण पत्र व अन्य प्रमाण पत्र जो है समाज कल्याण द्वारा बनाए जा रहे हैं। और आज ये सुबह 10:30 बजे से स्टार्ट हुआ था और 4 बजे तक चलेगा। आगे बढ़ेंगे। यूथ कांग्रेस पदाधिकारी नटवर सिंह जटारे हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि अक्टूबर में हुए प्रदेश के यूथ कांग्रेस कार्यकारिणी चुनाव में मतदाताओं से कुछ गलतियां हुई थी, जिससे परिणाम घोषित नहीं हो पाए हैं। लेकिन अब दिसंबर 31 तक सुधार कर दोबारा मतदान कर सकते हैं। उसके बाद परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी। सदस्यता अभियान और मतदान दोनों साथ हुए हैं। उसको देखते हुए ऑन होल्ड और इन प्रोसेस और रिजेक्ट 3 कैटेगरी में सदस्यों की सूची बनी है। जो ऑन होल्ड सदस्य रहे हैं उनको 10 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक
सही करने का अवसर दिया है। ये अंतिम अवसर है। स्क्रूटनी के बाद परिणाम घोषित होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सदस्यता अभियान हुआ था और मैं ये आशा करता हूँ कि दिसंबर के अंतिम तारीख में यह परिणाम घोषित हो जाएगा। अगले खबर का रुख करेंगे, जहां देवाल विकासखंड के ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने एक अनोखी पहल की शुरुआत की है। दरअसल आमतौर पर बीडीसी की बैठकें विकासखंड के सभागार में होती हैं, लेकिन देवाल ब्लॉक प्रमुख दर्शन दानू ने बीडीसी की बैठक देवाल के घेस गांव में आयोजित की। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के सामने सड़क, बिजली, पानी के मुद्दे उठाए। वहीं जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कार्य की गुणवत्ता को लेकर जनप्रतिनिधियों ने खासी नाराजगी जताई, जिस पर देवाल प्रमुख ने जांच कमेटी का गठन कर जांच करने की बात कही है। वहीं घेस में आयोजित बीडीसी बैठक में दिव्यांगजनों के लिए मेडिकल शिविर भी लगाए गए। आज हमने यहाँ पर जो महिला समूह है उनके द्वारा यहाँ पर स्टॉल्स लगाए गए हैं। मैंने अपने अधिकारियों को कहा है, जितने भी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, जब माणा में आए थे तो उन्होंने कहा कि महिला जो समूह है, कम से कम हमारे जो भी लोग ऐसे दूरस्थ क्षेत्रों में जाते हैं वहां से कुछ ना कुछ खरीद के जरूर आए। साथ ही यहाँ पर हमने दिव्यांगजनों के लिए भी कैंप लगवाया है। जो कृत्रिम अंग हैं, चाहे वो कान की मशीनें हैं, स्टिक हैं, व्हीलचेयर हैं, ये तमाम चीजों के लिए यहाँ पर कैंप लगाया, निःशुल्क कैंप लगाया गया है। मेडिकल कैंप यहाँ पर लगवाया गया है। समाज कल्याण का कैंप यहाँ पर लगाया गया है। लोगों को सुविधा हो रही है, लोगों में काफी खुशी है ऐसे दूरस्थ क्षेत्र में बीडीसी कराने को लेकर। ऐसी पहल पूरे देश में या प्रदेश में होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये फायदा होता है कि जनप्रतिनिधियों को एक दूसरे क्षेत्र में विजिट करने का मौका मिलता है और एक दूसरे जगह की परिस्थितियां देखने को मिलती हैं, और अधिकारियों को भी ये पता चलता है वाकई दूसरे क्षेत्र में कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ के जो समस्याएं हैं, यहाँ का जो कल्चर है, पारंपरिक जो भी वेशभूषा है, ये सब कुछ देखने को मिलता है। और वो जो भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो इसको और अच्छे से इस कार्य को करते हैं और वहाँ की समस्याओं को अपने स्तर पर उठाने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के सुरई वन रेंज अंतर्गत सरपुड़ा गांव में वन विभाग ने छापामार कार्रवाई की, जिसमें आरोपी के घर पर छापा मारकर जंगली जानवर का 5 किलो अवैध मांस और एक तराजू बरामद किया गया। वहीं फरार आरोपी की घेराबंदी कर गिरफ्तारी कर ली गई है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सरपुड़ा क्षेत्र में दबिश देकर शिकार पकड़ा गया था सुअर का। उसमें जो है कि शाम को लगभग 5-5:30 बजे अपराधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सरपुड़ा के जंगल में घूमते हुए चारों तरफ से घेराबंदी कर सतीश चंद्र रिखाड़ी उप वन क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में जो है कि हम लोगों ने घेराबंदी करा उन लोगों ने, और तब जाके उसको पकड़ लिया गया। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।